बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2023 की टेस्ट प्रिपरेशन का सेशन 3 का लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे आज। लेक्चर नंबर 12 में हमने पढ़ना है हिस्ट्री का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है हमने हिस्ट्री का टॉपिक थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया हुआ है, तो कल इंशाल्लाह ताला हिस्ट्री का एक चैप्टर हमारा मुकम्मल हो जाएगा मुगलिया दौर तक। उसके बाद आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद जनरल साइंस का भी टॉपिक पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट, और उसके बाद उर्दू। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल का टारगेट रखा हुआ है कि कल हमने उर्दू की ग्रामर खत्म करनी है, तो आज उर्दू में पढ़ेंगे कलमा की इकसाम। ठीक है जी। तो इसके अलावा मैंने एक और जो है ना इसमें थोड़ा सा एडिशन किया है। उर्दू का जो हमारा जो पहला लेक्चर हुआ था उसमें मैंने यहाँ पे जो हरूफ की इकसाम लिखी थी ना, हरूफ और हरूफ तहजीब वगैरह, तो उसमें हरूफ शमसी और हरूफ कमरी नहीं लिखे गए थे। ठीक है, तो वो मैंने ऐड कर दी है लेक्चर नंबर 10 में, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। तो हरूफ शम्सी वो होते हैं जिन जिन हरूफ से पहले अलीफ और लाम लगाया जाए, जैसे अशम्स होता है ना, तो अलीफ और लाम जो है वो साकन हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, वो उसकी आवाज नहीं निकलती, इसलिए उनको अशम्स से ही, उसी की निस्बत से इसको हरूफ शम्सी कहते हैं। ये टोटल 13 होते हैं जी। ते से दाल दा रे जे ये सारा मैंने लिखे हुए हैं। ये 13 के 13 जो हरफ है ना, हरूफ तहजी ऐसे हैं, अगर इनसे पहले अलिफ लाम लगा दिया जाए तो वो अलिफ और लाम जो होता है वो साकन हो जाता है। अशम्स, अस्सलाम, ठीक है ना, ये जो अर्रहमान वगैरह, तो ये सारे जो है हरूफ शम्सी कहलाते हैं। इस तरह हरूफ कमरी जो होते हैं ना जी, हरूफ कमरी वो है कि जिनसे पहले आप लाम, अलिफ और लाम लगाएं तो अलिफ और लाम की आवाज वाज़ा निकलती है, जैसे अल कमर। अब कमर हम नहीं कह सकते, वो अल कमर होता है। ठीक है, अल हाज, अल कमर, अल किताब। ठीक है, तो इस वजह से इन हरूफ को अल कमर की मुनासिबत से इसको हरूफ कमरी कहते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये इस चीज की समझ आ गई होगी। उसके बाद आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि बहुत से बच्चों के मैसेजेस डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, ये वाला जो हमारा सेशन है खास तौर पे एजुकेटर्स, लिटरेसी मोबिलाइजर, मॉनिटर और एग्जामिनर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो लिटरेसी का ना, और आपका लेक्चरर जॉब का जनरल पोर्शन, ये मैंने आप लोगों के साथ कमिटमेंट की हुई है। अगर आपका ये वाला पेपर क्लियर ना हो तो फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज इस पे ट्रस्ट करके पढ़ते जाएं, डेली याद करते जाएं, डेली टेस्ट देते जाएं। आपको पता है कि हम हर रोज लेक्चर के बाद टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं, वीकली लाइव सेशन भी रखते हैं संडे को। ठीक है, तो जो लोग हमारे साथ रेगुलरली तैयारी कर रहे हैं, डेली टेस्ट भी दे रहे हैं, वीकली टेस्ट भी दे रहे हैं, और वीकली लाइव क्लास में भी वो शामिल होते हैं, तो उनसे हमारी कमिटमेंट है कि आपका पेपर हम इंशाल्लाह ताला, आपने इनमें से किसी भी सीट पे अगर अप्लाई किया हुआ है या नेक्स्ट आपने अप्लाई करना है एजुकेटर में, लेक्चरर में, लिटरेसी मोबिलाइजर में, मॉनिटर में, या एग्जामिनर में, या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी में, इनका पेपर पास कराना हम जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है जी। तो आपसे गुजारिश है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाएं। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर आपने पेडागोजी जो करवाई, जब हम पेडागोजी करवा रहे थे तब बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर जी देखें लिटरेसी मोबिलाइजर का पेपर तो जनरल आना है, तो आप जनरल टॉपिक्स करवाएं। तो हमने क्या किया, पहले 9-10 जो ना लेक्चर हमने पेडागोजी पे रखे हुए थे। देखें ये मेरी अपनी एक तकसीम होती है जी। ठीक है, हमने सिलेबस को डिवाइड करना होता है, कैसे कैसे हमने आपको कवर करवाना है। तो मैंने जो पेडागोजी आपको कवर करवाई है, तो जब पेडागोजी करवा रहे थे ये मैसेजेस आ रहे थे। अब मैंने ये जनरल टॉपिक शुरू किए हुए हैं, तो अब बहुत से मैसेजेस मुझे पेडागोजी के आ रहे हैं कि सर जी हमने तो मॉनिटर में अप्लाई किया, हमने तो एग्जामिनर में अप्लाई किया। तो बेटा देखें, आपने जिस भी सीट पे अप्लाई किया हुआ है, आपको अपनी एक सीट नजर आती है, मुझे सारी सीटें नजर आ रही हैं। मैंने ये इकट्ठी सारी सीटें आपकी कवर करवानी है, लिटरेसी मोबिलाइजर की, मॉनिटर की, एग्जामिनर की, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की, एजुकेटर्स की खास तौर पे, और आपका जो है ना हेडमास्टर, और जो है ना लेक्चरर का जनरल पोर्शन, ये मैंने आपका सबका कवर करवाना है। तो इस वजह से आपसे गुजारिश है कि आप परेशान ना हुआ करें। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर आने से पहले पहले हम सारा आपका जो है ना सिलेबस कवर कर देंगे, और कोई बच्चा सर क्लेम करने वाला इंशाल्लाह नहीं होगा कि जो कहेगा कि सर मैंने डेली आपके साथ जो है ना तैयारी की है, डेली आपका टेस्ट भी दिया और मेरा पेपर जो है ना खुदा ना खास्ता फेल हो गया, ऐसा इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। तो आज हमने पढ़ना है जी पाकिस्तान स्टडी की जो हिस्ट्री जो हमने शुरू की हुई है। तो आज हम खिलजी डिनेस्टी तक पहुंचे गए। खिलजी डिनेस्टी जो है ना, ये जो खिलजी दौरे हुकूमत है, ये जो इसका जो फाउंडर था, मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दूं थोड़ा सा आपको ना, ये ताकि आपको विजिबल हो जाए। ठीक है जी, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, जूम करके।
चलें जी। तो आपने जो हिस्ट्री है ना जी, हिस्ट्री आपने किस तरह याद करनी है, पहले आप ये ट्रिक समझ लें। ट्रिक आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने नेम इसके याद करने हैं। जैसे हमने स्टार्ट पे इसको किया हुआ ना, जब हमने हिस्ट्री स्टार्ट की थी, थोड़ा सा मैं उसको ऊपर लेके जाऊं तो आपको थोड़ा सा इसका क्लियर हो जाएगा। तो आपने इसको याद किस तरह करना है, तो सबसे पहले आपने हिस्ट्री में याद करना है, पहले नाम याद करने हैं मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बाद आपने महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बाद फिर आपने याद करना है जी, महमूद गौरी। गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि खानदान गुलामा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर आप नाम याद करेंगे खिलजी। खिलजी में क्या, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद आपने जो है ना जो आपका खिजर खान, जो आपकी सदात डायनेस्टी आ जाएगी, ठीक है, सदात डायनेस्टी जो है ना, सदात का दौरे हुकूमत। और उसके बाद आपकी आ जाएगी लोधी, जो ना जो 75 साल उनका लोधी आ जाएगा। तो आपने पहले इनके नाम याद करने हैं। जब आप इनके तरतीब के साथ नाम याद कर लेंगे ना, देखिए आप फॉर एग्जाम्पल आप एक टीचर हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आप स्कूल के बच्चों के नाम भी तो तरतीब से याद करते हैं ना। पहला रोल नंबर किसका, दूसरा नंबर किसका, चौथा किसका, पांचवा किसका। तो पहले आप इनके जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हो ना, आप इनके नाम याद कर लें। पहले मोहम्मद बिन कासिम है, महमूद गजनवी है, महमूद गौरी है, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये आप सारे इनको आप तरतीब से नाम याद कर लें। फिर हर नाम के आगे उसका रोल नंबर याद कर लें। रोल नंबर कैसे है, फॉर एग्जाम्पल आप मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम के आगे आप लिख लें 712, ठीक है। उसके बाद महमूद गजनवी है, उसके आगे उसकी डेट लिख लें। ये सारी जो डेटें हैं ना, आपने इस तरह लिख लेनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप उनके नाम याद करेंगे, साथ उनके रोल नंबर आपको याद हो जाएंगे। रोल नंबर आपने डेट्स लिखनी है, ठीक है। जैसे आप उसके रोल नंबर और नाम याद कर लेंगे एक तरतीब के साथ, तो इंशाल्लाह ताला आपकी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। तो खिलजी डायनेस्टी जो है ना, खिलजी दौरे हुकूमत, इसके आपने रोल नंबर लिखना है 1290 से 1320 तक, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या आता है, खिलजी दौरे हुकूमत कब तक रहा है, तो 1290 से 1320 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी जो ड्यूरेशन है वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, 30 साल इसकी ड्यूरेशन है, 90 से 20 तक, ठीक है जी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इनका फाउंडर था, ठीक है, खिलजी दौरे हुकूमत का। और उसके बाद इन्होंने जी जो है ना, और जो जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी है, इसने 6 साल सिर्फ किया, 1290 से 1296 तक। उसके बाद ये फौत हो गया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आ गया था, ये इसका भांजा था और इसका जो ना दामाद भी था, साल-ला भी था, ठीक है जी। उसने क्या किया, उसने उसको मार दिया जलालुद्दीन खिलजी को, और जो है ना, और 20 साल उसने फिर इस पे हुकूमत किया, जो खिलजी जो दौरे हुकूमत है, ठीक है जी। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आ गया था, उसने जो ना 1320 तक उसने हुकूमत की, और ये आखिरी बादशाह था खिलजी गवर्नमेंट का। तो खिलजी दौरे हुकूमत का आपने जो चीजें याद करनी है, वो आपने सबसे पहले तो इनका ड्यूरेशन आपने याद करनी है 1290 से 1320 तक। उसके बाद इनका फाउंडर कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। उसके बाद आपने याद करना सबसे ज्यादा किसने रूल किया, वो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो उसका जो इसकी ना फिरोज खिलजी के साथ उसका रिश्ता क्या था, वो भी आपने याद करना है। और उसके बाद आपने याद करनी है इसमें चीज के खिलजी दौरे हुकूमत का आखिरी बादशाह कौन था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, ठीक है जी। उसके बाद 1320 से 1403 तक जो है ना गयासुद्दीन तुगलक आ गए हैं जी, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक जो है ना, इसका असल नाम जो है ना मलिक गाजी था, ठीक है। और ये 93 ईयर्स तक इन्होंने जो है हुकूमत की थी। गयासुद्दीन तुगलक जो थे, जो तुगलक गवर्नमेंट थी, ठीक है। गयासुद्दीन तो फोत हो गया था ना, तो उसने तो 93 ईयर उसने तो नहीं की। तो जस्ट आपने इसका क्या याद करना है, गयासुद्दीन तुगलक जो है ना, तुगलक जो बादशाह थी, तुगलक दौरे हुकूमत था, उसका फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक था। और तुगलक जो है उसका ड्यूरेशन क्या 1320 से 1403 तक, और टोटल 93 ईयर्स बनते हैं, ये आपने याद कर ले हैं, ठीक है। और कल एक कमेंट में बच्चा ये भी पूछ रहा था कि सर ये जो है ना, आपने 1320 से 1403 फॉर एग्जांपल लिख दिया 93 ईयर, तो 93 ईयर्स में क्या कुछ हुआ था वो आप नहीं बता रहे। तो बेटा देखिए, हर साल का मैं एक एक पॉइंट आपको बताने लग पड़ूं तो ये बहुत बहुत लंबी हिस्ट्री हो जाएगी, ये इम्पॉसिबल हो जाएगी आपके लिए याद करना। तो हम बड़ा शार्ट सा स्मार्ट सा सिलेबस अकॉर्डिंग टू पीपीएससी, एनटीएस, एफपीएससी वगैरह के पीपीएससी वो हम करवा रहे हैं। दूसरी चीजें जो है ना, इतनी लंबा चौड़ा मजमून आपको याद करवाना मकसद नहीं है। उसके बाद जी जैसे आपका जो ना तुगलक जो हुकूमत खत्म हुई, उसके बाद आ गया जी सदात, ठीक है। सैयद जो शाह थे, ठीक है जी। तो सदात फैमिली जो था ना, उसका जो खिजर खान इसका फाउंडर था, और 37 ईयर इन्होंने भी हुकूमत किया बरसगीर में, 1403 से 1451 तक। उसके बाद 1451 से 1526 तक जो है ना, ये लोधी खानदान आ गया था, ठीक है। लोधी खानदान का जो ना इसका सबसे पहला जो बहलोल लोधी था, ठीक है। बहलोल लोधी ये लोधी जो खानदान है, उन्होंने तकरीबन 75 साल इस बरसगीर के ऊपर हुकूमत की है। और लोधी खानदान जो है ना, इसको आखिरी रूल इनका इब्राहिम लोधी था, आखिरी बादशाह इनका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर ने शिकस्त दी थी पानीपत की पहली जंग में, ठीक है जी।
फर्स्ट वार ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी और 1526 में यूं लोधी जो खानदान की जो हुकूमत थी वो खत्म हो गई थी। तो नेक्स्ट कल इंशाल्लाह ताला हम जो ना ये पढ़ेंगे जो ना बाबर, जैसा कि आपको पता है कि बाबर आ गया, तो बाबर मीन के मुगल दौरे हुकूमत आ गया। जैसे मुगलिया दौरे हुकूमत खत्म होगा तो आपका एक चैप्टर भी खत्म हो जाएगा 1857 तक। उसके बाद 1857 से लेकर 1947 तक एक चैप्टर होता है हमारा हिस्ट्री का। उसके बाद जो ना 1947 से लेकर आज तक यानी कि 2023 तक हमारा चैप्टर होता है। तो यूं आपकी हिस्ट्री इंशाल्लाह ताला 15 दिन में खत्म हो जाएगी। कल आपका चैप्टर 1 जो है ना आपका जंग आज़ादी से पहले पहले मुगलिया दौर तक इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा और आप आसानी से बिल्कुल इजी वे में जो है ना हिस्ट्री आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएगी। नेक्स्ट हमने करना है जी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में एक छोटा सा टॉपिक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। डाटा स्टोरेज यूनिट, जो डाटा स्टोर होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि जो फलां जी मोबाइल की कितनी मेमोरी है जी, 25 जो GB है, कोई कहता है जी 10 MB की वीडियो है, कोई कहता है जी 5 KB की जो है ना आपकी फोटो होनी चाहिए। ये मुख्तलिफ आपने डाटा स्टोरेज यूनिट सुने होंगे। तो ये यूनिट्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं जी? बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। सबसे छोटा जो यूनिट होता है ना, सबसे छोटा यूनिट वो होता है बिट, ठीक है। और जो है ना 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाते हैं, 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। ये आपने एक तरतीब से याद कर लेना, इंशाल्लाह ताला आपको ये सारा याद हो जाएगा। सबसे छोटा यूनिट है बिट है, 8 बिट्स मिलने हैं तो एक बाइट बन जाना है, ठीक है। और 1000 बाइट्स मिलने हैं तो एक किलो बाइट बन जाना है, केबी बन जाना है, ठीक है। उसके बाद 1024 केबी मिलेंगे तो एक एमबी बन जाएगा, 1024 एमबी मिलेंगे तो एक जीबी बन जाएगा यानी कि गीगाबाइट बन जाएगा, 1024 जीबी मिलेंगे तो टीबी बन जाएगा यानी कि टेराबाइट बन जाएगा। और उसके बाद आपके पास 1025 टेराबाइट मिलेंगे तो आपका पेटाबाइट या पीटाबाइट, इसको जो मर्जी पढ़ लें, ठीक है, पीटी बन जाएगा या पीबी बन जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो आपने इसको तरतीब से याद कर लेना है कि बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी और पीबी। तो ये सारा आपका डाटा स्टोरेज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आज हमने पढ़ना जी जनरल साइंस का जो टॉपिक है एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या होता है जी? सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इफेक्ट द लाइफ आर कॉल्ड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है जी? कोई भी चीज है ना, उसके इर्द गिर्द जो भी चीजें है ना, चाहे वो जानदार है, बेजान है, कुछ भी है ना, वो हवा है, पानी है, मिट्टी है, कुछ भी है, दरख्त है, हैवान है, इंसान है, वो सारे का सारा उसका एनवायरनमेंट कहलाता है, ठीक है। जो उसकी सराउंडिंग्स जिसकी वजह से उसकी जिंदगी को इफेक्ट होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे उसकी जिंदगी के लिए वो हेल्पफुल हो या उसके लिए नुकसानदेह हो, तो ये उसका एनवायरनमेंट कहलाता है। उसके बाद होता है जी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है जी? इकोसिस्टम होता है इकोसिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्या मतलब है? लिविंग होती है जो जानदार होती हैं, जानदार चीजों को बायोटिक भी कहते हैं, और जो बेजान चीजें होती हैं उसको हम एबायोटिक भी कहते हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है जी। तो जो जानदार और बेजान चीजें आपस में रिलेशन के साथ जो एक सिस्टम बनाती है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। कैसे भला? कि जैसे हम फॉर एग्जांपल हम इंसान हैं, हम इंसान जो है ना, हम जानदार हैं, ठीक है, और हमारा जो रिलेशन है वो बेजान चीजों के साथ भी है, ठीक है। देखिए ना, जो हमारा जो घर है, जो बेड है, जो हमारा जो मोबाइल फोन है, ये सारे बेजान चीजें हैं ना। तो बेजान चीजों के साथ हमारा रिलेशन होता है। तो जानदार और बेजान चीजों के साथ मिलकर जो आपस में एक जो सिस्टम बनाते हैं उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है जी। बायोटिक लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम मेक्स कम्युनिटी। और जो सिर्फ जानदार चीजें होती है ना, जो सिर्फ जानदार आपस में जो उनका रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। ये आपने बातें याद करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है और बच्चे जो है ना इसमें डबल माइंड हो जाते हैं। तो क्या जी इकोसिस्टम में क्या होता है? दोनों होते हैं, जानदार भी और बेजान भी, ठीक है। और कम्युनिटी में सिर्फ जानदार होते हैं, कम्युनिटी में सिर्फ जानदार होते हैं। उसके बाद आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन में एक जैसे जानदार, देखिए ना, जानदार बहुत किस्म के हैं। फॉर एग्जांपल इंसान है, उसके बाद जो ना परिंदे हैं, उसके बाद जानवर हैं, जानवरों में कई किस्में हैं, ठीक है, जानवरों में भी बहुत सी किस्में हैं। उसमें जो है ना कोई गोश्तखोर हैं, कोई जो है ना घास खाने वाले जानवर हैं, इसी तरह तो हर चीज़ की मुख्तलिफ किस्में हैं। तो एक ही किस्म के जो जानदार होते हैं ना, वो मिलकर क्या बनाते हैं जी? पॉपुलेशन बनाते हैं। वो क्या कहलाते हैं जी? पॉपुलेशन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद और कोई भी जानदार जहां पे रहता है उसका वो हैबिटेट कहलाता है, वो उसका मस्कन कहलाता है, उसकी रहने की जगह को हम क्या कहते हैं जी? हैबिटेट कहते हैं। जैसे इंसान है ना, हम लोग जो है जमीन के ऊपर रहते हैं, कुछ जो है ना जानदार जमीन के अंदर रहते हैं, कुछ जानदार क्या होते हैं पानी के अंदर रहते हैं, कुछ जानदार क्या होते हैं जंगलों में रहते हैं, कुछ जानदार कहाँ पे रहते हैं जी? हवा में रहते हैं, ठीक है। तो वो उनका हैबिटेट कहलाता है, जहां पे कुछ जानदार रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, कम्युनिटी की, पॉपुलेशन की, हैबिटेट की डेफिनेशन अक्सर पूछ ली जाती हैं। उसके बाद जी
ग्रास लैंड हैबिटेट, पॉन्ड, एक्वाटिक, डेजर्ट एंड रेनफोर्स्ट वगैरह, ये सारे हैबिटेट्स की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। उसके बाद आज हमने पढ़ना जी उर्दू। उर्दू की आज हमने पढ़ना है जी कलमा की इकसाम। कलमा की जी बेसिकली 3 इकसाम होती हैं, इसम, फेल और हरफ। ठीक है जी। इस इसम क्या होता है, किसी जगह, चीज, शख्स या कैफियत के नाम को इसम कहते हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर शहर, किताब, गमगीन वगैरह इसम। ठीक है जी। और उसके बाद और ये जी इसम जो नेक्स्ट जो इसकी जो ना जो है इसम और आपका फेल और हरफ, इसकी बहुत सी इकसाम है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ वो लिखी हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है पेपर के वाले से, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस जो है ना वो हम कवर नहीं कर सकते। देखिए ना, यहाँ पे आपका जनरल पेपर आना है, जब आपका खास तौर पे लेक्चरर उर्दू की तैयारी करवाऊंगा ना, तो फिर हम ये चीजें सारी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। इसम की भी हमने कुछ 35-40 एग्जाम पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ना और फेल की भी पढ़ेंगे, हरफ की भी काफी ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ वो जनरल जनरल चीजें पढ़नी है जो आपकी काम की हैं। ठीक है। हमने जो है ना फजूल में लोग आपको ज्यादा मेहनत नहीं करवानी कि आप इतने ज्यादा लंबे लंबे चौड़े चौड़े जो है ना आप लेक्चर्स लेते रहें, ये सारा कुछ तैयार करते रहें, तो बाद में पता चले ये तो हमने सारी फजूल चीजें पढ़ी है। ठीक है। तो हमने टू द पॉइंट चलना है। उसके बाद जी इसमें इसम की 2 एग्जाम है जहां पे पढ़ेंगे जी इसम मारफा, इसम नकरा। उसके बाद इसम जामद, मसदर, मश्तक, ये भी नकरा की मजीद सब क्लासेस हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। मारफा जैसा कि आपको पता है ये सिर्फ आपको रिप्रीमाइंड कराना, बाकी ये सारी चीज़ें सिंपल हैं, आपने सारे जो है ना प्राइमरी में या मिडिल क्लास में या मैट्रिक में पढ़ी होंगी। किसी खास चीज़ या जगह के नाम को इसम मारफा कहते हैं। मिसाल के तौर पर कराची, दराय रावी, अकरम वगैरह। क्या मतलब है, जो खास चीज़ है ना जो उस जैसी और कोई नहीं होती, वो सिर्फ उसी का नाम होता है, वो इसम मारफा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कराची, तो कराची एक शहर है ना, तो वो कराची सिर्फ उसी शहर का नाम है और किसी शहर का नाम कराची नहीं है। दरियाए रावी, देखें दरिया और भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दरियाए रावी खास दरिया है। ठीक है ना। तो वो जो खास जगह होती है उसको हम कहते हैं इसम मारफा। और जो आम चीज़ होती है ना, जो जो एक ही नाम की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उसको हम इसम नकरा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शहर, देखें ना शहर तो बहुत ज़्यादा है ना, गुजरांवाला है, लाहौर है, फैसलाबाद है, ननकाना साहब है, वो मियाँ वाली है, मीरपुर, काफ़ी ज़्यादा शहर है ना। ठीक है। इस तरह दरिया, दरिया भी काफ़ी है, दरिया झेलम है, सतलुज है, चनाब है, रावी है। ठीक है। उसके बाद आदमी, आदमी भी बहुत ज़्यादा आदमी होते हैं। ठीक है। तो जो जो नाम एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है वो इसम नकरा कहलाता है। जो खास एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है वो क्या होता है जी, इसम मारफा होता है। ठीक है जी। उसके बाद इसम जामद, इसम जामद, मसदर और मश्तक, ये सब नकरा की ही आगे सब क्लासेस होती हैं। जामद क्या होता है, इसम जामद जमूद से निकला है। जमूद होता है जो जो एक जगह पे ठहरा होता है। जमूद आ जाता है वो ना आगे होता है ना पीछे होता है, वो जैसे जो इंसान जिस जिस इंसान में जमूद आ जाता है ना, वो इंसान कहता है ना हम किसी के ना कोई हमारा। मतलब क्या जी, इसम जामद वो इसम होता है जिसमें से ना तो कोई बन सकता है ना ही वो किसी से बना होता है। जैसे चांद, दरख्त, सड़क वगैरह, ये सारे इसम जामद हैं। अभी इसम मसदर और मश्तक पढ़ेंगे तो जामद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसम मसदर क्या है, इसम मसदर है जी, मसदर का मतलब होता है निकलने की जगह। इसम मसदर से दूसरे इसम या फेल बन सकते हैं। जामद तो वो था ना जिसमें ना वो खुद किसी से बनता है ना कोई उससे बन सकता है। ठीक है। लेकिन जो मसदर है ना, मसदर खुद तो नहीं बनता, वो खुद तो किसी से नहीं बनता, लेकिन उससे मजीद फेल बन सकते हैं या इसम बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिखना, लिखना से लिखाई बन जाती है, लिखना से लिखने वाला बन जाता है। ठीक है। उसके बाद जी दौड़, दौड़ से दौड़ना। ठीक है। खेल से खेलने वाला, खेल, ठीक है ना, खेल से खेलना वगैरह। तो आप देखिए ना, ऊपर वाले जो थे दरख्त, दरख्त से क्या नेक्स्ट बन सकता है, दरख्त ना तो नहीं बनता, दरख्त तो इस तरह नहीं बनता, सड़क से सड़कना तो नहीं बनता। ठीक है। तो ये लिखना से लिखाई बन जाता है। ठीक है। दौड़ना से दौड़ से दौड़ना बन जाता है। तो वो खुद तो किसी से नहीं बनता, लेकिन आगे उससे कुछ ना कुछ बन जाता है, वो हमारा होता है इसम मसदर। इसम मश्तक क्या होता है, मश्तक होता है निकला हुआ। मश्तक होता है निकला हुआ। क्या मतलब है कि वो खुद तो किसी से बना होता है लेकिन उससे कुछ नहीं बन सकता। ठीक है। जैसे लिखाई है ना, लिखाई कहां से निकला था, लिखना से, तो लिखाई से आगे क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है। जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ना से बना था, तो पढ़ना से पढ़ाई तो बन गया, लेकिन पढ़ाई से आगे कुछ भी नहीं बनता। ठीक है। इसको हम तो आमतौर पर जब मैं जो ना आपके लेवल पे होता था ना, जब हम पेपर वगैरह दिया करते थे, तो हम इसको इस तरह याद करते किया करते थे। तो जामद है ना, जामद जो है ना, ये जो आइसोलेटेड बंदा है ना, ये किसी को कुछ देता है ना किसी से कुछ लेता है। जो मसदर है ना, मसदर क्या होता है, मसदर से कुछ ना कुछ निकल आता है, मीन्स के उससे कुछ बंदा उधार ले सकता है, उस वो किसी से नहीं ले सकता बेचारा। ठीक है। वो सीधा साधा आदमी होता है। ठीक है। उससे उसको जो है ना, वो पंजाबी में कहते हैं दाल गा लिया जाता है, लेकिन उससे किसी को दाल नहीं लगता। वो जो मश्तक है ना, मश्तक क्या है,
मशतक वो खुद लगा लेता किसी ना किसी को, लेकिन उसको नहीं लगाया जा सकता। मशतक बड़ा शातिर आदमी है, ठीक है। मशतक क्या होता है, खुद किसी से पैसे ले लेता है, लेकिन उससे पैसे नहीं लिए जा सकते, ठीक है जी। उसके बाद इसमें अलम, अलम होता है जी झंडा, ठीक है। झंडा जो किसी जगह चीज के मतलब इस्तेमाल होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर निशान हैदर, गालब, कायदे आजम वगैरह, ये जो ना इसम अलम, ये किसी बंदे या किसी जगह के मतलब इस्तेमाल होते हैं। इसके आगे 5 एग्जाम है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसम के वाले से यही चीजें हैं, पेपर में पूछी जाती हैं। लकब, खिताब, कुनियत और तखल्लुस और उर्फ। लकब क्या होता है, लकब होता है जो किसी कौम की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। किसी अपने लीडर को दिया जाता है कौम की तरफ से, जैसे निशान हैदर, तमगा इम्तियाज, डॉक्टर वगैरह, ठीक है। इसी तरह आपका जो लकब कहते हैं जो कौम की तरफ दिया जाता है ना, वो लकब होता है। मिसाल के तौर पर कायदे आजम, मादर मिल्लत, शायर मशरक, ये कौम ने खिताब दिए हुए हैं, लकब दिए हुए हैं, ठीक है। खिताब क्या होता है, खिताब होता है जो किसी खूबी की बिना पर हुकूमत की तरफ से मिलता है, ठीक है। वो क्या जी, निशान हैदर हुकूमत देती है ना, कौम तो नहीं देती। तमगा इम्तियाज, डॉक्टर, डॉक्टर का जो आपको खिताब मिलता है, वो जो PhD करता है उसको हुकूमत देती है डिग्री, ठीक है। उसके बाद कुनियत, कुनियत क्या होता है, जो माँ, बहन, बेटा, बेटी यानी खूनी रिश्तेदार की निस्बत से दिया जाता है ना, जैसे अबू उमैर, उम्मे हबीबा, इब्ने रकैया, ठीक है। तो ये कुनियत होता है जो आपके खूनी रिश्तेदार की वजह से आपको मिलता है। तखल्लुस होता है जो शायर अपनी शायरी में अपने असल नाम की जगह इस्तेमाल करता है, वो तखल्लुस होता है। हाली, ज़ौक, सौदा वगैरह, ये आपका तखल्लुस होता है। उर्फ क्या होता है, जो नाम, लाड, प्यार या नफरत की वजह से मशहूर हो जाता है, उसको उर्फ कहते हैं। मिसाल के तौर पर शीदा, पप्पू, मुन्नी वगैरह, ठीक है, ये उर्फ होते हैं। उसके बाद इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर होता है जी जो कलमा किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो, जो इसम की जगह इस्तेमाल हो। क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर जी फातिमा स्कूल जाती है, वो तीसरी जमात में पढ़ती है, यहाँ पर क्या जी, वो जो लफ्ज़ है ना, वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ, फातिमा के लिए इस्तेमाल हुआ, वो उसका इसमें ज़मीर कहलाता है, ठीक है जी। उसके बाद फेल मज़ारे, और उसके बाद जी फेल मुजारे। फेल मुजारे क्या होता है जी, सॉरी यहाँ पे पहले फेल आना चाहिए था, फेल शायद मैं नहीं लिखा यहाँ पे, तो जी जो ये इसम ज़मीर के नीचे फेल लिखा हुआ है, लेकिन फेल की हेडिंग लिखनी मुझे याद नहीं रही। तो फेल क्या होता है जी, कलमा में किसी काम का करना या होना फेल कहलाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर खाना, आना, जाना, सोना वगैरह, ठीक है। फेल के ज़माने के लिहाज से 3 इकसाम है, फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, ये आपको सारा पता है। एक चौथी किस्म है फेल मुजारे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर लेना है, जिसमें फेल हाल और मुस्तकबिल को मिलाकर पढ़ा जाता है, उसको फेल मुजारे कहते हैं। मिसाल के तौर पर तुम पढ़ रहे हो और तुम पढ़ोगे, दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा, तुम्हें अभी पढ़ना है। क्या मतलब है, अभी भी पढ़ रहे हो और नेक्स्ट भी पढ़ोगे, ठीक है। जो हाल भी है और मुस्तकबिल भी है, इसको हम फेल मुजारे कहते हैं। उसके बाद हरफ, हरफ वो होता है जी, हरफ की क्या, हरफ वो कलमा जो इसम और फेल को मिलाए या दो से ज्यादा अस्मा को मिलाकर बामानी कर दे, मगर अकेले बेमानी हो, हरफ कहलाता है। हरफ का अपना कोई मतलब नहीं होता जी, लेकिन ये दो चार फेल को या 2 इसम वगैरह को मिलाकर उनको बामानी कर देता है। मिसाल के तौर पर का, में, को, से वगैरह, ये जो हरूफ हैं, लेकिन इनका अपना कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ये 2 इसम या 2 फेल के दरमियान ये इस्तेमाल होगा, फिर उनका कोई ना कोई मतलब निकल आता है, ठीक है। हरफ की ये इकसाम है जी, हरूफ इजाफत, हरूफ इल्लत, हरूफ बयान, हरूफ तशबीह, हरूफ जार, हरूफ तासफ, हरूफ इस्तिफहाम, हरूफ तहसीन। ये आपने अगर याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन ये एजुकेटर लिटरेसी के वाले से ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर ना भी करें तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।